हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर है जिसमें हमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखो ताकि तुम्हें ये वीडियो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, खैर अब जो हमें अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में अब नहीं पढ़ना है फिलहाल में। इस पूरे चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाले हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं और वो चारों पार्ट किस बेस पर बटे हुए हैं। एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने 2 बेस पर डिवाइड किया है। पहला है बाइंडिंग force of attraction between constituent particles, CP से constituent particles, and second thing nature of constituent particles, मतलब जो नेचर है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो क्या है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस टाइप के हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, आयनिक पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूलर हैं, क्या है, आइटम्स हैं, कुछ भी जो भी होगा उसके बेस पर हम डिवाइड करेंगे। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कौन सा है। आयनिक कंपाउंड होगा तो आयनिक फोर्स होगा, कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे तो कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे तो कुछ और फोर्सेस होंगी, और अगर आप मेटेलिक सॉलिड्स की बात करो तो वहां पर कुछ और फोर्सेस होंगी। तो ले देके ये 2 बेस पर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में, मैं फिर कह रहा हूं, इन 2 बेसिस पर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में 3 सॉलिड्स हम पढ़ेंगे, 1 2 3, जिसमें होगा सबसे पहला नॉन पोलर सॉलिड्स, फिर आएगा पोलर सॉलिड्स, फिर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड्स। तो ये 2 हो गए। तीसरा हम पढ़ेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, और इन्हीं का एक और नाम होता है नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स। और लास्ट जो हमें देखना है इस लेक्चर में वो होगा मेटेलिक सॉलिड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझ लीजिए ध्यान से, इन चारों को हम एक टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। वो टेबल मैं यहां पर बना दूंगा, मतलब कंप्लीट नहीं बनाऊंगा, उसमें मैं बॉक्सेस खाली कर दूंगा और उसको फिल करते जाएंगे, समझते जाएंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कंपेयर करके पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपको क्या करना है, ये 2 चीज याद रखनी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को इन 2 बेसिस पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, और फिर इन चारों की सारी प्रॉपर्टीज जो अब हम पढ़ने वाले हैं उसको एक टेबल के फॉर्म में मैं लिखने वाला हूं। तो उसको आपको अच्छे से समझना है और वो याद रखना है, तो ये लेक्चर आपका फ्रूटफुल हो जाएगा। ओके, तो टेबल हमने थोड़ा सा बना लिया है, इसको कुछ हमें फिल करना है, मतलब कुछ क्या पूरा ही करना है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है, देखो हमने देखा था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, हम यहाँ फिल करेंगे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इधर बाइंडिंग फोर्सेस, मतलब नेचर ऑफ बाइंडिंग क्या था, एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे उनके फिजिकल नेचर क्या है, फिर मेल्टिंग पॉइंट, और फिर कंडक्टिविटी। तो ये जो टेबल है आपके एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है, आई होप आप उसको देख रहे होंगे। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, तो यहाँ से पूरा चीज़ को समझ लो और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो पहला टाइप था हमने लिखा था आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स। अब इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, आयनिक कंपाउंड्स, भाई NaCl है, MgCl2 है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, कैटायन, एनायन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस। तो यहां पर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में लिख सकते हैं आयंस, सिंपली आयंस लिख दो, या फिर यहां लिख दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। बाइंडिंग फोर्सेस, अगेन बाइंडिंग फोर्सेस जो होती है आयंस के अंदर, उसको हम यूं तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका एक और नाम है, और कोलम्बिक फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब दोनों के बीच जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, या फिर कोलम्बिक फोर्स कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रो
स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल्स में आयनिक कंपाउंड्स में आप ढेरों एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे NaCl है, MgCl2 है, LiF है और CaCl2 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ फिजिकल नेचर की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। तो जो इसका फिजिकल नेचर हो जाएगा वो बहुत हार्ड होगा। जनरली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, बट उसके साथ साथ वो ब्रिटल भी होते हैं। तो ब्रिटल और हार्ड हम इसको एक साथ लिखेंगे कैसे, जैसे हार्ड बट ब्रिटल। अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है, मतलब साफ है, ऐसा समझ लो जैसे अगर इनको फोर्सफुली आप बीट करोगे आयनिक कंपाउंड्स को तो ये टूट जाते हैं। हार्ड तो हैं, टफ है, लेकिन जैसे ही आप बीट करोगे, कोई फोर्स दोगे ना तो वो टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल आप सबसे अच्छा एग्जांपल आप खड़ा नमक मार्केट में मिलता है, आप ले लीजिए और हथौड़े से मारिए उसको तो वो टूट जाएगा। आयनिक कंपाउंड होता है नमक, सॉल्ट, लेकिन अगर आप उसको मारेंगे तो वो टूट जाता है। तो आयनिक कंपाउंड जनरली ब्रिटल होते हैं, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट्स अगेन हाई ही होना है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। नमक ही देख लो, NaCl का ही मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस। और कंडक्टिविटी क्या है इसमें, कंडक्टिविटी को समझो आप। कंडक्टिविटी अगर ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे, अगर मैं NaCl हाथ में रखूं और करंट पास करूं तो कोई कंडक्टिविटी नहीं होने वाली। लेकिन अगर उसी NaCl को मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं और अब कंडक्शन उसका देखूं, इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। वो वाटर जो रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन रहेगा NaCl का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो हम यहां लिखेंगे इंसुलेटर्स in solid state and conductors in aqueous solution। तो मैंने बोला भी है, लिखा भी है, तो आप समझ जाएंगे। कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड्स की क्या रहती है, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, कोई कंडक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन में या मॉल्टन स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट में इसको रखोगे तो ये कंडक्टिविटी स्टार्ट करेगा। अगर NaCl को 800 डिग्री पर आपने मेल्ट कर दिया और अब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे तो वो कंडक्शन करेगा। क्यों करता है, क्योंकि आयंस में ब्रेकडाउन हो गया। अभी सॉलिड स्टेट में आयंस करीब करीब थे, लेकिन जैसे ही मैंने एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया किसी भी आयनिक कंपाउंड को या उसको मेल्ट कर दिया तो आयंस सब अलग अलग हो जाएंगे। और जैसे आयंस अलग अलग होंगे तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो वो आयंस अलग अलग इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो करंट, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और करंट अपने जनरेट हो जाएगा। खैर, ये होगा आयनिक कंपाउंड्स की पूरी चीजें। अब हमारा दूसरा जो टाइप्स ऑफ सॉलिड आएगा वो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मैंने आपको अभी बताया था, वो 3 टाइप में डिवाइड हुए हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं ए करके, नॉन पोलर सॉलिड्स। नॉन पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो जाहिर सी बात है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। तो 2 तरह के नॉन पोलर सॉलिड्स जनरेट होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं एटम्स ऑफ नोबल गैसेस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मोलर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या आपने क्लास 10th में और 11th में पढ़ रखा है ना। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, पहले तो एग्जाम्पल देखते हैं फिर इसका बाइंडिंग फोर्स देख लेंगे ताकि आप समझ लो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो एग्जाम्पल में जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लिख सकता हूं H2। अब हाइड्रोजन किस तरह से बॉन्ड होगा यहां लिख के तुम्हें बताऊं तो इस तरह से बॉन्डेड है, तो इसकी भी, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसमें कोई पोलैरिटी जनरेट होने वाली है नहीं।
जैसे अगर मैं यहाँ HCl लिखता हूँ तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पोलैरिटी जनरेट होगी, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, लेकिन ये नॉन पोलर कहलाएगा। तो ये समझा रहा था। तो यहाँ पर Cl2 भी लिख सकते हो, I2 भी लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल हो रहे हैं, तो ये नॉन पोलर है, ठीक है ना। इसको रब कर देते हैं। और मैंने कहा एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस भी क्या है, नॉन पोलर सॉलिड्स में आते हैं, जैसे कि आप लिख दो आर्गन या फिर हीलियम एक्सेट्रा, ठीक है। अब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो हम थे उस पर, ये तो आप समझ गए होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या कंसेप्ट है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे जो होगा वो एक टाइप होगा वैन वाल फोर्स का, जो बहुत ही वीकेस्ट फोर्स होती हैं, और उसका नाम होता है डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्स, जो इसके अंदर पाया जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। तो ये जो फोर्स है बहुत ही वीक होती है, मतलब इन सारी फोर्सेस जितनी भी अब यहां तक पढ़ने वाले हो ना, सबसे वीक फोर्स ये होती है। अब जब वीक फोर्स है तो फिजिकल नेचर क्या होगा, सॉफ्ट, बनी बात है। देखो याद रखने में आसानी होगी, जब सबसे वीक फोर्स लग रही है तो फिजिकल नेचर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। जब ये सॉफ्ट है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वेरी लो, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वेरी लो। और बनी बात है यहां पर तो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस का तो कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बना रहे हैं, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कुछ भी नहीं। तो कंडक्टिविटी में हम क्या लिखेंगे, इंसुलेटर है ये, इंसुलेटर। आई होप आप पूरा नॉन पोलर सॉलिड्स को समझ गए होंगे। एक चीज समझ लो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जनरली ये जो नॉन पोलर सॉलिड्स जिसको हम कह रहे हैं ना, नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर सॉलिड्स, ये गैसेस के फॉर्म में रहते हैं। भाई बनी बात है ना, आपने हाइड्रोजन को, Cl2 को, आर्गन को, नोबल गैसेस को गैस में ही देखा है। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो सॉलिड्स में कन्वर्ट होंगे, इसीलिए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। रूम टेम्परेचर से नीचे भी ये तो क्या रहेगा, गैस में ही कन्वर्ट रहेंगे, गैस में ही रहेंगे। बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर करना पड़ेगा तब सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। तो अब ये तो हो गया एक टाइप। दूसरा था पोलर सॉलिड्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने HCl का एग्जांपल दिया था, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर जो बाइंडिंग फोर्स होगी, सबसे पहले चलो वापस एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आपको पोलर मॉलिक्यूल्स लिखने हैं, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, HCl है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। और SO2 होगा, SO3 ले लो, एक्सेट्रा। अगर हम इनकी बाइंडिंग फोर्स की बात करें तो यहां पर जो बाइंडिंग फोर्स होती है उसको कहते हैं डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं ये जो चीजें हैं ना आपने 11th क्लास में समझ रखी है, इसको पढ़ रखा है 11th में 5th चैप्टर में इन सब के बारे में दिया हुआ है डिटेल में। तो डाइपोल कब बनता है, छोटी सी बात है। जैसे यहाँ पर HCl की बात मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, ये HCl है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर एक और HCl आएगा पॉजिटिव, फिर एक और नेगेटिव। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसको डाइपोल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा डाइपोल बन जाएगा इस तरह से। तो खैर ये 11th क्लास के टॉपिक्स हैं और आप 12th का पढ़ रहे हो तो 12th में आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आएगी। और अगर नहीं आ रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिनों में उनकी भी वीडियोस चैनल पे अपलोड होंगी, आप लोग समझ लेना, या फिर स्पेशल वीडियो बना लूंगा अगर डिमांड करोगे तो। लेकिन खैर इतना तो याद रखो कि जो पोलर सॉलिड्स हैं उनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, और ये जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है इससे थोड़ा सा स्ट्रांग होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता। एक मिनट, ओके, माइक चेक कर रहा था मैं, चलिए। तो थोड़ा सा इन दोनों में जो अट्रैक्शन होता है ना इनके और इनके बीच, इसमें बहुत ही वीक, मैंने कहा था सबसे वीक ये अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ। उसके बाद ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है पर इतना ज्यादा नहीं होता। एग्जाम्पल हमने लिख लिए थे, जब अट्रैक्शन है स्ट्रांग लेकिन इतना नहीं है तो ये है तो सॉफ्ट ही, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट इसका वेरी लो ना लिख के हम लिख देंगे लो। एंड कंडक्शन की बात करें तो देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की मैंने तुम्हें बात बता दी है कि वो इंसुलेटर्स ही होते हैं सारे के सारे, तो इसमें तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। अब तीसरे की बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो वो आता है आपका C वाला पार्ट। एक हो गया नॉन पोलर, दूसरा हो गया पोलर, और फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स।
हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स लिख दो आप। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो इसके अंदर होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो जिसमें हाइड्रोजन होगा और साथ में वो किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से या एटम से आप कह सकते हैं अटैच होंगे। एग्जांपल समझो, जैसे कि H2O है, आइस के फॉर्म में हम इसको सॉलिड लेते हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं ना, तो ये हाइड्रोजन किससे लिंक्ड है? ऑक्सीजन से। हम HF ले सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड किससे लिंक है? ये फ्लोरीन से। ये भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा यही होता है। और हम ले सकते हैं NH3 एग्जाम्पल में, तो हाइड्रोजन किससे अटैच है? नाइट्रोजन से। तो अगर हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी से अटैच होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और वो जो सॉलिड्स कहलाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स कहलाएंगे। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे लिखोगे? हाइड्रोजन ऐसा लिखो, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन लिंक टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कोई वही नहीं है, इसमें आप लिख दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगेन नेचर इनका सॉफ्ट ही होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट होगा लो, और ये भी क्या होंगे? इंसुलेटर्स होंगे। अब बचते हैं दो सॉलिड्स, तो हमारा जो तीसरे नंबर का सॉलिड्स है उनका नाम क्या है भाई? कोवेलेंट सॉलिड्स। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स हमने पढ़ा है, कोवेलेंट सॉलिड्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके एटम्स, एटम एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड, और जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो हम लिख सकते हैं कोवेलेंट फोर्स। कोवेलेंट फोर्स या कोवेलेंट बॉन्ड भी लिख दो, कोवेलेंट फोर्स। एग्जाम्पल्स में आप देखो तो सी लिख के लिखो, डायमंड, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इसका। नेचर इसका बहुत हार्ड होता है, डायमंड क्या है? वेरी हार्ड, बहुत ही ज्यादा। और यहां मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो वो भी बहुत ही ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा, वेरी हाई, क्योंकि जो कोवेलेंट फोर्स होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, तो इनकी ज्योमेट्री भी काफी अच्छी फिक्स होती है, टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल वगैरह, और डायमंड इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो सिलिकॉन कार्बाइड, SiC या SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसको हम क्वार्ट्स कहते थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कि अमॉर्फस में एक एग्जांपल होता है क्वार्ट्स ग्लास और क्रिस्टलाइन में क्वार्ट्स होता है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है SiO2, ठीक है ना। नेचर तो वेरी हार्ड है और मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी हाई। कंडक्टिविटी की बात करें तो ये इंसुलेटर होगा, डायमंड से कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है इसमें, जो ग्राफाइट होता है वो बताना थोड़ा जरूरी है, तो मैं बता रहा हूं। देखो हर चीज में एक्सेप्शन तो मिलता ही है तुम्हें, तो इसमें ग्रेफाइट एक्सेप्शन होता है, जो फिजिकल नेचर उसका सॉफ्ट होता है। क्यों होता है मैं भी समझा दूंगा। मेल्टिंग पॉइंट उसका वेरी हाई है, कोई डाउट नहीं है, और बचपन से आप पढ़ रहे हो कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहां लिख सकते हो कंडक्टर है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो कार्बन को अगर डायमंड में देखोगे तो वो 4 बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है 3 डायमेंशनली। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन, एक तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ना, वो लेयर्स में होते हैं, और एक ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होता है उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया कार्बन का, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो एक इलेक्ट्रॉन जो खाली है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी में काम आएगा, तो ये गुड कंडक्टर हो जाएंगे। और ये लेयर्स में अटैच है, और एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, इस वजह से, और कोई बॉन्डिंग नहीं होती 2 लेयर्स में, इस वजह से एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लिप हो सकती है, तो स्लिप होने की वजह से इनका नेचर हो जाता है सॉफ्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हो गई आपकी तीसरी बात कोवेलेंट सॉलिड्स की। लास्ट होते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इसको समझा देता हूं कैसे। मान लो मैं इसे समझाने के लिए बना रहा हूं, ये हमारा पास एक पूरा मेटल है, मेटेलिक सॉलिड्स है, और यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हैं। देखो मेटल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को जो लूज करेंगे वो इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं तैरता रहेगा।
ये सब पॉजिटिव आयन है और उनका इलेक्ट्रॉन तैरता है। जैसे अब सोडियम है, सोडियम मेटल है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, मैग्नीशियम 2 कर देगा, एल्यूमिनियम 3 कर देगा। तो हर अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। कॉपर को देखेंगे तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, कभी 2 कभी 1। इसी तरीके से मेटेलिक सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बनेंगे उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव आयंस in a sea of मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल मतलब फ्लो, मतलब चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा पूरा समुद्र है इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें पॉजिटिव आयंस है, इस तरह से आप समझ लो। तो इस तरीके से ये जो होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे इनके। अब इसको मिटाते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आप लिख सकते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग, देखो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, पर आपको पता है ना नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, पॉजिटिव आयन बना दिया है मेटल एटम को, तो उनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उस वजह से वो एक दूसरे को थामे रखेंगे। उसी को आप कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। अब मेटल है तो एग्जाम्पल आप लिख दो ऑल मेटल्स, आंख बंद करके, साथ में लिख दो एंड एलॉयस। एलॉयस पता ही होगा ना, होमोजीनस सॉल्यूशन होता है मेटल्स का। नेचर भाई बनी बात है, हार्ड ही होंगे मेटेलिक सॉलिड्स तो, और मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, और ये गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर होते हैं। साथ में गुड कंडक्टर कैसे होते हैं, मेल्टिंग स्टेट में, मोल्टन स्टेट में भी गुड कंडक्टर होते हैं और सॉलिड स्टेट में भी गुड कंडक्टर होते हैं। इसकी बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर है। तो मुझे लगता है ये पूरा आप अगर अच्छे से याद कर लोगे, समझ लोगे अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं देगा इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं। अगर ये वीडियो अच्छे से पढ़ ली होगी तो आप कर पाओगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, आप करके देखिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल